एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल में। तो आपको अच्छे से पता है ये पार्ट 3 है, ठीक है ना, 4th है पार्ट, सॉरी 4th पार्ट है। और ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये पीजीटी का, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आज ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, टप्पा गायन शैली का संबंध किस गीति से है? शुद्धा, भिन्ना, बेसरा, साधारणी। शुद्धा से कौन है? ध्रुपद, भिन्ना से धमार और बेसरा से टप्पा आता है, तो बेसरा इसका सही आंसर होगा। टप्पा गायन शैली का संबंध बेसरा गीति से है। ओके, टप्पा पंजाब के लोक गीतों से प्रभावित गायन शैली है जो पंजाबी ताल में गाई जाती है। इसमें मुर्की, खटका तथा द्रुत लय की छोटी छोटी तानों का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल कितने स्वर माने हैं? 12, 13, 17, 19। इसका सही आंसर है डी, 19। ओके, सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में शुद्ध विकृत मिलाकर कुल 19 स्वर माने हैं। सारंगदेव ने 7 शुद्ध, 12 विकृत, कुल 19 स्वरों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने निबद्ध तथा अनिबद्ध के 75 प्रकार में प्रबंध बताए। 75 प्रबंध भी इन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, आड़ की लयकारी क्या है? 3/2, 2/3, 5/3 या 7/4? 7/3 आड़ की। मैंने आड़ के ऊपर इसको अच्छे से मैंने समझाया है। एक वीडियो क्लास हुई थी, उसमें उन्होंने अच्छे से समझाया है इसे आड़ कैसे निकालते हैं, तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको आना चाहिए आड़ बिहाड़ कैसे निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, 3/2। सामान्यतः अर्थ में भी टेढ़ी लयकारी जैसे 1 और 3, 2 में 3, 3, 4, 4 में 5 इत्यादि को आड़ कहते हैं, ठीक है। आड़ की लयकारी 3/2 है। आड़ का अर्थ है टेढ़ गुण, ठीक है। डेढ़ गुण जो मात्राओं में 3 मात्राओं का कहना, बोलना, गाना, बजाना, लिखना आड़ कह की लयकारी है, ठीक है। आड़ का अर्थ क्या है? डेढ़ गुण, ठीक है। 2 मात्राओं में 3 मात्राओं को कहना, 2 मात्राओं में 3 मात्रा को कहना, ठीक है। तो जब इसे हम लिखते हैं, जब ऐसे होगा ना, ऐसे 2 मात्राओं में 3 मात्रा कहना, तो इसको जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। बता देता हूँ, डेढ़ गुण जब लिखा जाता है तो ऐसे होता है ना, और जब इसे इस तरीके से लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? 3/2 ऐसे, 2:3 ऐसे, तो 3:2 ऐसे लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर क्या कहलाता है? ग्रह स्वर, अंश स्वर, बहुत्व या न्यास स्वर? राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर क्या कहलाता है? कितना डिफरेंट तरीके से पूछ दिया गया है ये। सही आंसर इसका बी होगा, अंश स्वर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? अंश। राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर अंश स्वर कहलाता है। जिस स्वर में राग रहता है, जिस स्वर से परिवर्तित होता है, जिसका प्रयोग अधिक पाया जाता है, ऐसे आधार स्वर को अंश स्वर कहते हैं। अंश स्वर को वादी स्वर और प्रधान भी कहा जाता है। वादी स्वर, प्रधान स्वर, अंश स्वर को कहा जाता है। ओके,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, आगरा घराने के चौमुखी गायक कौन थे? पंडित विनायक राव पटवर्धन, सवाई गंधर्व, विलायत हुसैन खां, उस्ताद फयाज खां। देखिए इसका सही आंसर होगा डी, ओके, उस्ताद फयाज खां। आगरा घराने के चौमुखी गायक उस्ताद फयाज खां थे। इस घराने की उत्पत्ति अलखदास मूलक द्वारा दास तथा मूलक दास द्वारा मानी जाती है। आगरा घराने की गायकी के प्रवर्तक हाजी सुजान खां को माना जाता है, जो अलखदास के पुत्र थे। वे अच्छे ध्रुपद धमार गायक थे। इस घराने के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति फयाज खां थे, जिसके शिष्य भी नारायण रतनजनकर हुए। क्वेश्चन नंबर 95 है, स्वर एवं समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 2, 5, 10। स्वर एवं समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3, 2, 5, 10। इसका सही आंसर होगा ए, 3। ठीक है, 3 इसका आंसर सही होगा। स्वर एवं समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है सिंधी प्रकाश राग अर्थात कोमल रे और कोमलध वाले राग। कोमल रे और कोमलध जैसे भैरव, इसको आप याद रखोगे भैरव से, है ना। याद रखने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं है। दूसरा हो गया शुद्ध रे और शुद्ध धा, है ना। पहले कोमल रे कोमल धा, फिर शुद्ध रे शुद्ध, इस तरीके से याद रखो। फिर तीसरा है कोमल ग कोमल नी, सॉरी कोमल ग कोमल नी। कोमल ग काफी को याद रख लो, है ना, इसको आप काफी से याद रखोगे। ठीक है, भैरव को, काफी को, और शुद्ध रे शुद्ध ग ध। ठीक है, ये इस ऐसे राग तो बहुत सारे, बिलावल भी हो गया आपका। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। याद करने के तरीके होते हैं बहुत सारे, जिससे आपको याद रख पाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज का असली नाम क्या है? जगन्नाथ, ब्रजमोहन लाल, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू। इनकी मृत्यु अभी अभी हुई है। आपको कमेंट में बताना आप कि कितनी तारीख को हुई थी इनकी मृत्यु, कौन सा मंथ था। देखिए इनका सही आंसर है बी, ब्रजमोहन लाल। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र था। उनके पिता का नाम अच्छन महाराज है, जो कि एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। अच्छन महाराज के बारे में मैंने बायोग्राफी इनकी बता रखी है, जीवन परिचय इनका बता रखा है, तो वो भी आप जाके देखें। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 97 है, नाद के कितने गुण होते हैं? 2, 5, 3 या 4। नाद के कितने गुण होते हैं? देखिए इसका सही आंसर है सी, 3 गुण होते हैं नाद के। ठीक है, पहला होता है नाद का छोटा बड़ापन होना, दूसरा गुण होता है नाद का ऊंचा नीचापन होना, तीसरा गुण होता है नाद की जाति और उसका गुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है, सवा गुण कहलाती है आड़, कुआड़, बियाड़ या ढाई गुण।
सही आंसर होगा इसका, देखिए इसका सही आंसर होगा बी। कुआड़ का अर्थ है सवा गुण। ठीक है, 1 सही 1/4। अब क्या करोगे आप, 1 को इसको इंटू कर दोगे, है ना, 4 1 जा 4, इसको ऊपर वाले से प्लस कर दोगे तो 5 हो गया ना, 5/4 तो ये होगा। ठीक है, तो अर्थात 5/4 गुण दूसरे शब्दों में 5 मात्राओं में ऊपर वाली मात्रा होती है और नीचे वाले बोल कहलाते हैं। ठीक है, 5 मात्राओं में 4 मात्राओं को कहना या लिखना या बजाना कुआड़ कहता है। पहले आप क्या लिखो, ऊपर क्या होता है, आपकी मात्रा होती है, नीचे बोल। अब देखो इसे बोल भी कह सकते हो, ये मात्रा भी है, इसे मात्रा भी कहोगे। ठीक है ना, आपको अच्छे से बता देता हूं, 5/4 तो ये आपकी मात्रा हो गई, और ये भी मात्रा ही है ना, 4 भी जो है वो भी मात्रा है। इसमें कहना है आपको, बोल, क्या कहना है, बोल। तो इसे बोल कहना के से इंडिकेट करो या बोल से इंडिकेट करो, है ना। तो ऊपर वाला हमेशा मात्रा होता है और नीचे वाले में कहना होता है, नीचे वाला बोल होता है, नीचे वाला को मात्रा नहीं बोलोगे। ठीक है ना, है तो वो मात्रा है, लेकिन ऊपर वाले मात्रा और नीचे वाले उतनी मात्रा में बोलना है आपको, इतनी मात्रा को इतनी मात्रा में बोलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, बृहदेशी ग्रंथ में मूर्छनाओं के कितने भेद बताए गए हैं? 12, 19, 40, 56। सही आंसर है इसका डी, 56। ओके, बृहदेशी ग्रंथ में मूर्छनाओं के 56 भेद बताए गए हैं। पूर्ण, साधारणकृत, षड्ज और औड़व चतुर्विधि प्रकारों से दोनों ग्रामों को मिलाकर 56 मूर्छनाएं होती हैं। भरत का मूर्छना प्रकरण में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के पिता कौन थे? डीवी पलुस्कर, मदन पाल पलुस्कर, हरिपाल पलुस्कर, गोपाल पलुस्कर। देखिए इसका सही आंसर होगा डी, ओके, गोपाल पलुस्कर। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 1872 के 18 अगस्त श्रावण को तत्कालीन कुंडवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था। पिता का नाम क्या था? गोपाल पलुस्कर। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा राग भैरवी ठाट का है? जौनपुरी, पूरिया धनासरी, केदार या मालकोश? लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया था जो कि ये राग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप ना एक चीज और कर सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन पेपर में करवा रहा हूं उसमें जितने भी राग आ रहे हैं ना, राग लिखा हुआ है और इस राग के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे एक जगह पे लिख लीजिए और उस राग को अच्छे से कर लीजिए। समझ रहे हो? आपको क्या करना है, आपको क्योंकि राग ज्यादातर देखिए आपको नेट में भी ना राग अलग से सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन पूछा जाता है। हाँ, इसमें दिया हुआ है लेकिन अलग से भी पूछा जाता है, जो नहीं दिया होगा वो भी पूछा जाएगा राग को लेके, ऑप्शन में आपको दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी राग है ना आप उसको लिख लेना है 5 साल तक जो क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं, 5 साल पिछले जो एग्जाम हुए उनमें निकाल लीजिए, आपको मिल जाएंगे। उसमें 25-30 राग होंगे, बस 25-30 राग होंगे। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा डी, मालकोश। जनप्रिय राग मालकोश को भैरवी ठाट से उत्पन्न माना गया है। इसमें ऋषभ और पंचम वर्ज्य है।
अंत इसकी जाति औड़व औड़व है, वादी मध्यम एवं संवादी षड्ज है। रात्रि के तृतीय प्रहर में इसे गाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस राग में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं? इन विच राग बोथ द मध्यम आर यूज्ड? मालकोश, केदार, बागेश्वरी, मधुवंती। सही आंसर बी है, केदार में दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, आपको अच्छे से पता है। केदार राग में कल्याण ठाट का है, ये जन्य राग है। इसमें दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी म, संवादी सा है। वादी क्या है? म है, हाँ, असंवादी सा है। ठीक है। आरोह में रेगा और अवरोह में केवल ग वर्ज है। वर्ज का मतलब वर्जित नहीं लगता, इसलिए इसकी जाति औड़व साड़व है। क्या है? औड़व साड़व है। रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है। ठीक है, प्रथम पहले प्रहर में से गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, ख्याल में क्या नहीं होता? ख्याल के पद में प्राय छंदोबद्धता नहीं होती है। दूसरा है, ख्याल में प्राय शांत रस होता है। तीसरा, ख्याल में प्राय ऋतु वर्णन नहीं होता है। चौथा, ख्याल में प्राय चौताल का प्रयोग होता है। देखिए, इसका सही आंसर होगा, प्राय के पद में प्राय छंदोबद्धता नहीं होती है, तो ए ही इसका होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, ये ए ही होगा। ठीक है, ए आंसर इसका सही है, क्योंकि ख्याल के पद में प्राय छंदोबद्धता नहीं होती है। क्या नहीं होती? छंदोबद्धता नहीं होती है, तो ये आपका सही आंसर है। देखो, अब ये क्या है? दूसरा क्या है? ख्याल में प्राय शांत रस होता है। प्राय में प्राय शांत रस होता है, तो ये तो सही है भाई, है ना? शांत रस में होता है ख्याल। हाँ, ख्याल में प्राय ऋतु वर्णन नहीं होता है, तो ऋतु वर्णन भी होता है। ठीक है। और तीसरा है आपका, ख्याल में प्राय चौताल का प्रयोग किया जाता है। चौताल का प्रयोग होता है ख्याल में, तो ख्याल में चौताल का प्रयोग भी होता है। ख्याल में ऋतु वर्णन भी होता है और ख्याल में शांत रस का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन छंदोबद्धता नहीं होती है। ख्याल के पद में प्राय छंदोबद्धता नहीं होती है। ठीक है, तो पहला इसका आंसर सही होगा। चार ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन में किया जाता है। ख्याल गायन में तिलवाड़ा, झुमरा, रूपक, एक ताल, झपताल, तीन ताल आदि में प्रयोग होता है। गीत का वह प्रकार जिसमें राग के नियमों की रक्षा करते हुए अलाप, तान, बोलबाट, खटका, मुर्की, सरगम आदि भिन्न अलंकारों द्वारा तबले के साथ गायन अपनी भावनाओं को जब अभिव्यक्त करता है तो ख्याल की रचना होती है। विलंबित और द्रुत ख्याल के दो प्रकार होते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 104 है, पी सांबा मूर्ति कौन थे? सांब मूर्ति कौन थे? गायक, वादक, नर्तक या संगीत शास्त्री? कहीं से भी क्वेश्चन पटक देंगे। ठीक है, कहीं से भी उठाएंगे और क्वेश्चन पटक दिया जाएगा। अब देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, संगीत शास्त्री थे। क्या थे? संगीत
शास्त्री थे। पी साममूर्ति संगीत शास्त्री थे। पंडित साममूर्ति एक भारतीय संगीतज्ञ, लेखक और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति में संगीत शास्त्री के प्रोफेसर थे। वेंकटेश्वर वह संगीत पर कई पुस्तकों के लेखक थे, जिसमें अ डिक्शनरी ऑफ साउथ इंडियन म्यूजिक एंड म्यूजिशियन, ग्रेट कंपोजर्स, साउथ इंडियन म्यूजिक आदि है। ठीक है यार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। अब कुछ चीजें होती हैं जो मैं नहीं उसको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाता, कोई वर्ड्स होते हैं ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। स्टाफ नोटेशन के ग्रैंड स्टाफ में कितनी रेखाएं खींची जाती हैं? 5, 6, 10, 11। हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रॉन इन ग्रैंड स्टाफ ऑफ स्टाफ नोटेशन? 5, 6, 10, 11 is right answer. D is right answer. 11। स्टाफ नोटेशन के ग्रैंड स्टाफ में 11 रेखाएं खींची जाती हैं। पहले एक रेखा खींची जाती है जिसे मध्य सप्तक का सा माना जाता है और इस मध्य सा को मिडिल सी कहते हैं। फिर इस मध्य सा रेखा के ऊपर और नीचे 5-5 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। उल्लेखनीय है कि इन 11 रेखाओं के समूह को ग्रेट स्टेव या ग्रेट स्टाफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। जब स्वर अपने स्थान से 1 सेंटीटोन ऊंचा हो तो वह क्या कहलाता है? शार्प, फ्लैट, क्रोशे या की सिग्नेचर? देखिए इसका सही आंसर होगा ए। जब स्वर अपने स्थान से 1 सेमीटोन ऊंचा हो तो वह शार्प हो जाता है। ठीक है। स्टाफ पद्धति में तेज स्वर को दर्शाने के लिए ऐसे हैज का प्रयोग, शार्प चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बी टाइप का ऐसे करके कोमल को दर्शाता है, फ्लैट कहते हैं इसे। ठीक है, इसे फ्लैट कहते हैं। सी के आगे वाले बटन को क्या कहा जाता है? शार्प कहा जाता है, क्योंकि सी से तेज ऊंचा आवृत्ति होती है। या इसे डी बी या डी फ्लैट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डी की तुलना में एक कम आवृत्ति होती है। ठीक है। आप हारमोनियम पे ना इस चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म महाराष्ट्र के किस स्थान पर हुआ है? इंदौर, कोल्हापुर के कुंडवाड़, देवास, पूना? इसका जो सही आंसर है वो है बी, कोल्हापुर, कुंडवाड़। ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित विष्णु
दिगंबर पलूसकर का जन्म 1872 के 18 अगस्त सावन पूर्णिमा के तत्कालीन कुंडवाड़ रियासत के बेलगांव नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था। क्वेश्चन नंबर 108 है, प्राचीन काल में आलाप के रूपकालाप्ति के कितने भेद हैं? 5, 4, 3, 2। राइट आंसर डी 2। कैसे देखिए, प्राचीन काल में आलाप के रूपकालाप्ति के 2 भेद हैं। प्रतिगणता भंजन है और बंदिश में किया जाने वाला आलाप रूपकालाप्ति था। इसके 2 भेद हैं, प्रतिग्रहणिका और भंजनी। प्रतिग्रहणिका में ताल को बार बार छोड़कर आकार में आलाप किया जाता था। भंजनी के भी स्थान भंजनी और रूपक भंजनी 2 भेद थे। सोलह बट्टे 15 किसका गणितीय मूल्य है? 2 स्वर का, 2 श्रुति का, 2 तालों का, ग्राम मूर्छनाओं का। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, श्रुतियों का। ठीक है, 16, 15 2 श्रुतियों का गणितीय मूल्य है। इसको सेमीटोन या अर्धस्वर कहते हैं और सेवर्ट इसका मान 28 होता है। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके तथा किन्हीं 2 नादों के बीच का अंतर बता सके श्रुति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 110, नीसा रे म रे प म रे सा पहचानिए इसको। केदार, काफी, वृंदावनी, सारंग, बिलावल। नी देखो क्या है, मंत्र सप्तक का नी है। और रे के बाद सीधे कहा जा रहा है वो म के बाद फिर रे पे आ रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, वृंदावनी सारंग। जैसे ही आप समझ गए ना कि रे नी सा रे म, रे से सीधे म पे जा रहा है ना, तो काफी तो हटाई दीजिए और बिलावल को हटा दीजिए, फिर 2 में से हो सकता था। तो रे, फिर आप अगला देखिए प सा रे सा, ऐसे नहीं लगता केदार में, ऐसे वृंदावनी सारंग में लगता है। तो मैंने कैसे पहचाना इसे? चलन से पहचाना, चलन से पहचाना। और इसमें विकृत तो नहीं था, लेकिन मैं फिर विकृत देखता, चलन और विकृत देखता तो पता चल जाता। तो सी है, नीसा रे म रे प म रे सा राग वृंदावनी सारंग है। वृंदावनी सारंग राग का जन्म काफी ठाट से माना गया है। इसमें गंधार और धैवत वर्जित है। अंत इसकी जाति औड़ा औड़ा है। इनमें दोनों निषाद का प्रयोग होता है। वादी रे संवादी प। रे क्या है? वादी संवादी प है। दिन का तृतीय प्रहर का इसमें प्रयोग किया जाता है। गायन समय है इसका दिन का तीसरा प्रहर। ठीक है, वृंदावन, ये याद रखना। इसके अलावा सारंग के अन्य प्रकार भी हैं। शुद्ध सारंग, मियाँ की सारंग, बड़हंस की सारंग, असामंत सारंग। ठीक है, ये सारंग के प्रकार हैं। शुद्ध सारंग भी है, मियाँ की सारंग भी है, सामंत सारंग भी है और हंस की सारंग भी है। देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 111 है, पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? बड़े मोहम्मद खां, बड़े गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां, अल्लादिया खां।
सही आंसर है इसका बी, बड़े गुलाम अली खां। ठीक है। पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खां थे। इनका जन्म 2 अप्रैल 1902 को कसूर, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। इस घराने के मूल पुरुष कल्लू खां, तानस खां दिल्ली घराना के शिष्य थे। इस घराने की अलैया फतू व नजाकत सलामत की जोड़ियों से विशेष ख्याति प्राप्त है। ठीक है, तो पटियाला से सबसे ज्यादा बड़े गुलाम अली खां को ही पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 112 है, लल्लन पिया किससे संबंधित है? ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद या टप्पा। ये टीजीटी में भी पूछा गया था। ठीक है ना, ये आपका टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। ललन पिया किससे संबंधित है? राइट आंसर इस ए, ठुमरी से संबंधित है भैया। अब इसको बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा, क्या है। नीचे कर लेते हैं। ललन पिया ठुमरी से संबंधित है। ठुमरी भाव प्रधान चंचल गायन शैली है। इस विधा में श्रृंगार रस की अधिकता रहती है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी का आविष्कारक माना जाता है। किसको? वाजिद अली शाह को ठुमरी का आविष्कारक माना जाता है। इस गायन विधा में राग की शुद्धता का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए मिश्र राग के लिए उपयुक्त है। इसलिए इसे उप राग भी कहते हैं। और ठुमरी गायन में दो भेद हैं, बोलबाट और बंदिश की ठुमरी। ठीक है। और उप शास्त्रीय संगीत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिश्र हो जाता है, इसलिए उप शास्त्रीय संगीत के नाम से भी ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, इनमें से संधि प्रकाश राग को पहचानिए। पूर्या, धनाश्री, केदार, बिहाग, जौनपुरी। आइडेंटिफाई द सिंधी प्रकाश राग अमोन गिवन ब्लो। पूर्या, धनाश्री, केदार, बिहाग, जौनपुरी। राइट आंसर इज ए, पूर्या, धनाश्री। ओके, अब देखिए दिन का थोड़ा सा मैं इसे दिन व रात की सिंधी बेला में गाए जाने वाले राग सिंधी प्रकाश राग कहलाते हैं। इसका गायन समय सुबह और शाम को 4 बजे से 7 बजे माना जाता है। पूर्या, धनाश्री सिंधी प्रकाश राग है। सायकालीन सिंधी प्रकाश राग में यह राग अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, सांझ के समय में जो गाया जाने वाला राग है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय यही है। मारवा, श्री, पूर्वी आदि रागों की अपेक्षा गायक पूर्या, धनाश्री राग अधिक पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी है, मारवा भी है, श्री भी है, पूर्वी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सिंधी पूर्या, धनाश्री को पसंद किया जाता है। लाइट म्यूजिक में भी इसका प्रयोग काफी है। क्वेश्चन नंबर 114 है, राग पूर्वी का वादी संवादी क्या है? गनी, रेधा, धरे, सापा। राइट आंसर है ए। ओके, ए इसका राइट आंसर है, गनी। राग को पूर्वी ठाट जन्य राग माना गया है। इसमें रेधा, कोमल, गनी, शुद्ध तथा दोनों मध्यम का प्रयोग किए जाता है। इसकी जाति संपूर्ण है। गंधारवादी और निषाद संवादी इसे सायकाल गाया बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, सामा स्वर संगति किस राग की में प्रयुक्त नहीं होती? मालकोश, मारू बिहाग, केदार, पूर्या, धनाश्री। सही आंसर होगा इसका डी, पूर्या, धनाश्री में नहीं होती, बाकी तीनों में होती है।
सामा स्वर संगति पूर्या धनाश्री राग में प्रयुक्त नहीं होती। इस राग में शुद्ध मध्यम के साथ तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होता है। यह सायंकालीन सिंधी प्रकाश राग है। पूर्या धनाश्री राग को पूर्वी ठाट जन्य राग माना गया है। अंत राग मालकोश राग मारू बिहार केदार में सामा स्वर संगति प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्राकृतिक ग्राम के स्वर भारतीय संगीत के किस ठाट को प्रस्तुत करते हैं? काफी, बिलावल, कल्याण, भैरवी। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, बिलावल। ठीक है, प्राकृतिक ग्राम के स्वर भारतीय संगीत में बिलावल ठाट को प्रस्तुत करते हैं। सप्तक के ठाट की और ठाट से राग की रचना मानी गई। अंत ठाट को राग का पिता माना गया। प्रत्येक राग विशिष्ट समय पर किसी न किसी विशिष्ट भाग मूल थीम को घोतक है। क्वेश्चन नंबर 117, पंडित भातखंडे जी का प्रमुख पेशा क्या था? डॉक्टर, शिक्षक, वकील या इंजीनियर? देखिए इसका सही आंसर होगा सी, वकील थे वो। आपको अच्छे से पता होगा, 1883 में इन्होंने किया था। गलत, ये देखिए इसका सही आंसर वकील होगा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 में बम्बई प्रांत में बालकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। पंडित भातखंडे जी का प्रमुख पेशा वकील था। ठीक है, वकील थे वो एक। सन 1883 में बीए किया था इन्होंने। ठीक है, 1883 में बीए किया था इन्होंने। 1890 में इन्होंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। याद रखना, ये पूछ दिया जाता है, दोनों याद रखना, बीए कब किया, एलएलबी किया। एलएलबी जरूर याद रखना। 1890 में इन्होंने एलएलबी किया था। कुछ समय तक वकालत भी करते रहे। देखिए कौन सी लाइन में थे, किस लाइन में आ गए। ऐसे ही होता है जीवन में, आप किसी लाइन में होंगे, किसी लाइन में चले जाओगे, किसी लाइन में जॉब कर रहे होगे, किसी लाइन की आपने एजुकेशन किसी लाइन में होगा, काम किसी लाइन में और कर रहे होगे, पढ़ाई किसी चीज की होगी, कहीं कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है लाइफ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है, ये इसको थोड़ा दोबारा मैं चेक करूंगा। ठीक है, एक और चेक मुझे करना है, लेकिन तब तक मैं आपको ये प्रश्न बता देता हूं। अभी आप इसे सही आंसर इसका बताना। ठीक है, निम्न में से ट्रेवल क्लेफ का चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह दे रखा है और इसका आंसर डी है, दिया गया है। ट्रेवल क्लेफ का चिन्ह है। ट्रेवल क्लेफ को जी क्लेफ कहते हैं। ट्रेवल क्लेफ से मध्य और तार सप्तक के स्वर दिखाई जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका है। बाकी इसको एक बार रीचेक करके मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 पे चल रहे हैं। पहचानिए ताल है ये, पहचानिए। धिन धा तेरी किट धिन धिन, धागे तेरी किट तिन, ता तेरी किट धिन धिन, धागे तेरी किट धिन। सही आंसर इसका है, इसका देखिए पहले क्या है, ऑप्शन मैंने नहीं दिखाया, सॉरी। ऑप्शन है दीपचंदी, आड़ा चौताल और झुमरा और फरो दस्त। राइट आंसर इसका झुमरा। ओके, झुमरा इसका सही आंसर है। धिन धा तिरगिट धिन धिन, धागे तिरगिट तिन, ता तिरगिट धिन धिन, धागे तिरगिट। यह जो ताल है वो झुमरा ताल है। झुमरा ताल में 14 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 विभाग, 1, 4, 11 पर ताली और 8 पर खाली होता है। ठीक है, मिश्र जाति के ये ताल है और 3-4 3-4 करके इसका छंद है। अंत यह एक
अर्ध संपदी ताल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, ग रे ग प ध नि सा स्वर किस अंग में प्रयुक्त होता है? सारंग, कल्याण, बिलावल या आशावरी? और आप सबसे निवेदन है कि आप सबके लिए देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितने क्वेश्चन पेपर लाता हूँ इधर उधर से करके, और उसके बाद आपको चीज़ें मैं करवाता हूँ, इतना टाइम देता हूँ। तो आपसे एक निवेदन है कि आप शेयर ज़रूर करें, हाँ, जितना हो सकता है कि आप चैनल को शेयर करें। मैं इतना नहीं बोलता किसी को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड में बोल देता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो और सब अच्छा हो। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, बिलावल होगा। ग रे ग प आ रहा है तो सीधे बिलावल में ही ऐसे लगता है। तो ग रे ग प ध नि सा स्वर समूह बिलावल अंग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इस राग में 7 शुद्ध स्वर लगते हैं, वादी, धैवत और संवादी गंधार। वादी क्या है? ध, संवादी क्या है? ग, ध ग। ठीक है, गायन समय प्रातकाल इससे 3 ताल में गाया बजाया जाता है। राग बिलावल में कोमल निषाद के प्रयोग से राग अलैया बिलावल का निर्माण हुआ है। और राग बिलावल के कोमल निषाद के प्रयोग से राग अलैया बिलावल का निर्माण हुआ है ना। मतलब कि शुद्ध, सब कुछ शुद्ध है, बस कोमल निषाद का प्रयोग इसमें कर दिया जाता है अवरोह में। स्वर नाम से स्पष्ट है कि अलैया बिलावल राग में बिलावल का एक प्रकार है। बिलावल के कई अन्य प्रकार भी प्रचार में है। क्वेश्चन नंबर 121 है, भरत मत के अनुसार कितने राग रागनियां माने गए? 5 36, 5 30, 6 36, 6 30। देखिए इसका सही आंसर होगा डी। ठीक, 6 30। भरत मत और हनुमत, भ और एच, बी एच याद रखना। भरत मत और हनुमत इन दोनों में 6 वे 30 रागनियां मानी गई हैं। भरत और हनुमत। और सोमेश्वर और कल्लीनाथ, एस के सोमेश्वर कल्लीनाथ, इन दोनों को ही शिव के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर मीन्स भी शिव, कल्लीनाथ का मतलब भी शिव का होता है। ठीक है, सोमेश्वर मतलब भी शिव होता है, कल्लीनाथ का मतलब भी शिव होता है। तो सोमेश्वर मत और कल्लीनाथ मत के अनुसार इसमें 6 राग और 36 रागनियां मानी जाती हैं, है ना। जहां सोमेश्वर भगवान शंकर, सोमेश्वर और कल्लीनाथ, जहां पे भगवान का नाम हो जाएगा वहां पे सोमेश्वर कल्लीनाथ, वहां पे 36 हो जाएगा, सबसे ज्यादा महादेव सबसे आगे। ठीक है, और भरत जी, भरत मत, हनुमत मत, है ना, तो इनको मिलेगा 30। ठीक है, तो भरत मत अनुसार भैरव, मालकोश, हिंडोल, दीपक, श्री और मेघराग प्रत्येक की 5-5 रागनियां और 8-8 पुत्र और पुत्र वधुएं मानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 122 है, अवद्रुत या अनिद्रुत का चिन्ह कौन सा है? अनिद्रुत है वो, अनुद्रुत। पानी पी लूं मैं। देखिए इसका सही आंसर होगा सी, ये अनिद्रुत का
चिन्ह है ये अणुद्रुत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये गलत है, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका ये चिन्ह इस प्रकार से होता है, चंद्र आकार का। इसका अक्षरकार मात्रा है। जिस प्रकार उत्तर भारतीय ताल पद्धति में सुविधा तथा ताल के स्वरूप को स्थापित करने के लिए विभाग बनाए गए हैं, उसी प्रकार दक्षिण ताल पद्धति में अंग बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, ठीक है। 123 हारमोनी संगीत में एक साथ कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 1, 2, 3, 4। मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं सब फ्री है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप किसी को भी कुछ भी हेल्प करना चाहते हो, किसी की भी सपोर्ट करना चाहते हो, आपके पास जो भी नॉलेज है वो आप यूट्यूब पे दिखाओ, जो भी आपको आता है वो क्या, ताकि किसी की हेल्प हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साल में एक बार कभी आ गया वरना नहीं आता वो भी, ठीक है। तो ये सिर्फ मेहनत है, आपको पता ही है कि कितनी मेहनत लगती होगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये सब सिर्फ आप सबके लिए है, इसलिए आपसे शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C, 3। हारमोनी संगीत में एक साथ कम से कम 3 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जैसे हम कोड का प्रयोग करते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक स्वरों को एक साथ बजाने से उत्पन्न मधुर भाव को हारमोनी या स्वर संवाद कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? स्वर संवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 सामगान में कितने स्वरों का व्यवहार मिलता है? 3, 5, 7 या 12। सामगान में कितने स्वरों का व्यवहार मिलता है? सही आंसर इसका A, 3, ठीक है। सामगान में 3 स्वरों का व्यवहार मिलता है। सामगान 3 स्वर उदांत, अनुदांत और स्वरित किया जाता है। आगे चलकर स्वरों की संख्या 7 हो गई थी, जिनके नाम पृष्ठ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर, मंद्र और अति स्वर है। पृष्ठ मीन्स सा, फिर प्रथम मीन्स रे, द्वितीय मीन्स ग, चतुर मीन्स म, चतुर मीन्स प, मंद्र मीन्स प के बाद क्या धा, और उसके बाद अति स्वर मीन्स नी। इस तरीके से ये आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, पंडित भातखंडे ने कितने विकृत स्वर सिद्ध किए हैं? 2, 3, 4, 5। देखिए इसका सही आंसर होगा D, 5 किए हैं। पंडित भातखंडे ने 5 विकृत स्वर सा, रे कोमल, रे ग कोमल, म तीव्र, ध कोमल, नी कोमल सिद्ध किए हैं। 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं, साथ ही साथ विकृत भी होते हैं। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं वे विकृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है, या तो चढ़ जाएंगे थोड़ा या उतर जाएंगे, हाँ, तो वो विकृत कहलाएंगे। देखो तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया है। 125 के 125 प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ पे क्यूज होते हैं, वहाँ पे भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, बहुत सारे लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, बुक्स आपको मिल जाएगी वहाँ पे बहुत सारी, तो वहाँ पे जाके आप बुक्स की PDF मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ताकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि UPTGT का कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी LT ग्रेड का भी आने वाला है, तो LT ग्रेड की भी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। MP का
अभी होने वाला है, बिहार में आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा पेपर आपके होने वाले हैं, तो अच्छे से लग जाइए। वो होता है ना कि बार बार अभ्यास करने से सफलता मिलती ही मिलती है। करत करत अभ्यास में जड़मत हो तो सुजान रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो बार बार अभ्यास करने से चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, प्रिपरेशन के साथ ज़बरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।